वो हमने बताया था कि इंश्योरेंस क्लेम रिपोर्ट पे बना लेंगे। ठीक है। हाँ, हट गया क्या ये? तो डेटा ये रहा, आप लोगों के साथ शेयर है। लेकिन उनको पता चला ना क्या हो गया? ठीक है। सिर्फ टॉपिक लिखो, किस पे काम करने वाले हो नहीं पता चला अभी तक। डेटा मेन रहता है ना, डेटा सेम हो जाएगा तो तो ठीक है, आज डेटा देख लोगे, बाकी फिर डेटा भी लिखवा लेंगे कल। तेरह। ठीक है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। जी। डेटा लिंक, ये चीज आपके साथ शेयर होगा, ये फाइल डेली रिसोर्स लिंक का एक होगा, उसमें ये फाइल शेयर होगा। देखोगे तो क्लासरूम ऑनलाइन वाले में था ना, उसमें ये शेयर है। सिंपली क्लासरूम, यहाँ से ऑनलाइन वाले में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है डेली मटेरियल लिंक्स। आप इसमें से क्लिक करोगे, इसमें से डेली रिसोर्स का मिलेगा। आप इसको क्या करोगे, बुक मार्क करके रख लेना। जितना भी डेटा होगा मैं इसी में साथ क्या करूंगा, साथ ही साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको यहीं पे दिख जाएगा, ये पूरा एमएल का है बट एक एक करके शेयर करना है। मैं अभी शेयर कर देता हूँ। तो जो डेटा होगा वो ये वाला होगा, इसमें कॉपी, और यहाँ पे आज का जो क्लास का है वो डेटा यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये डेटा का लिंक रहेगा जिसमें हम लोग काम करना है। ठीक है, तो डेटा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसमें किस टाइप का डेटा है। ठीक है, कि इसमें पहला जो हमारे पास था कि मंथ एज अ कस्टमर, कि आपका कस्टमर कितने महीनों से है, मतलब कितने ईयर्स हो गए आपका एप्लीकेशन यूज करते हुए। देन एज, कस्टमर का एज क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, पॉलिसी बाइंड डेट कि उसका डेट फॉर्मेट में क्या है, कि किस दिन उन्होंने खरीदा होगा। देन पॉलिसी स्टेट, वो किस स्टेट से खरीदा था। देन सीएसएल नंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होंगे। पॉलिसी डिडक्शंस कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो। देन एनुअल प्रीमियम कितना लग रहा है, कि अगर आप एनुअली बेस पे देते हो तो। अम्ब्रेला लिमिट, कि आपका लिमिट कितना बचा हुआ है या फिर कितना होगा। देन इंश्योरेंस जिप, इनका तो आइडिया नहीं था। देन ये क्या हमारे पास, कि इंश्योरेंस एक्स मतलब उसका क्या जेंडर क्या है, वो आपके पास है। देन उसका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, वो करते क्या है। देन इंश्योरेंस हॉबीज, कि उसका हॉबी क्या है, रिलेशनशिप क्या है। देन हमारे पास क्या है, कैपिटल गेन उनका कितना है, कैपिटल लॉस कितना है। देन उन्होंने जब क्लेम किया है तो वो क्लेम फ्रॉड है या रियल है, वही हम चेक करने वाले हैं। देन उसके बेस पे क्या होगा, इंसिडेंट किस डेट में हुआ था। देन किस टाइप का एक्सीडेंट है। देन कॉलिजन कितना हुआ है। देन सेवेरिटी मतलब माइनर है मेजर है, या तो फिर टोटल लॉस है। तीन तरीके का यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सेवेरिटी दिखेगा, कि उनका माइनर लॉस हो रहा है, मेजर हो रहा है, या फिर टोटली पूरे तरीके से लॉस है। और चूंकि ये कार इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, डेटा है। ठीक है, देन इंसिडेंट के बाद क्या है, ऑथोराइज कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे वो एक्सीडेंट हुआ तो वो कॉन्टैक्ट किससे पहले हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है पुलिस से, फायर से, एम्बुलेंस से, तो ये सारा चीजें, या फिर किसी से नहीं, तो ये दिया हुआ है। देन स्टेट, किस स्टेट में उनका एक्सीडेंट हुआ था। देन कौन सी सिटी में हुआ था। इंसिडेंट का लोकेशंस कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशंस, कि उनका एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था, वो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है।
क्या लिखा हुआ, इंसिडेंट आवर्स ऑफ ओपन विद गूगल सीट। तो हमने डेटा के बारे में कल ही बताया था। इंसिडेंट आवर्स ऑफ द डे, कि हमारे पास कितने कितने बजे हुआ था, वो है बेसिकली 5 बजे हुआ था, 8 बजे हुआ था, 7 बजे हुआ था, या फिर 20 का मतलब क्या हो गया। हाँ, तो ये रहता है नंबर ऑफ व्हीकल्स। जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक एक्सीडेंट में कितने व्हीकल्स डैमेज हुए थे, 1 2 3, इस तरीके से आपको दिखेगा। क्या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, प्रॉपर्टी मतलब हो सकता है कि कार से ना होकर क्या हुआ है, किसी घर से एक्सीडेंट हुआ होगा। देन बॉडी इंजरीज, किसी को इंजरीज लगी है या नहीं लगी है, तो वो है। देन पुलिस में रिपोर्ट हुआ था या नहीं हुआ था। देन क्या है, टोटल क्लेम अमाउंट कितना है, तो ये अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। इंजरी क्लेम्स की ये क्या है, टोटल क्लेम है। टोटल क्लेम में से क्या है कि इंजरी के लिए इतना मांगा है, प्रॉपर्टी के लिए इतना मांगा है, और व्हीकल के लिए इतना मांगा है, ठीक है। देन ऑटोमेक, ऑटोमेक मतलब कौन सी कंपनी का कार है उनका, ठीक है, कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का कार है, और ये फ्रॉड है या नहीं है, लास्ट में हमारा ये डेटा है, ठीक है। कि ये क्या है, फ्रॉड है, तो ये लिखा हुआ मतलब ये फ्रॉड है, नो है मतलब ये फ्रॉड नहीं है। तो हमने क्या बनाया, इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना रहे। इसी चीज को रिग्रेशन बनाना रहता तो कैसे बनाते, कैसे करते, कि जो हमारे पास टोटल क्लेम अमाउंट था, इसको एज अ वाई मान लेते, कि इस डेटा के हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्लेम का अमाउंट क्या हो सकता है ना, कि वो जो क्लेम कर रहा है और जो हम देना चाहते हैं वो कितना होना चाहिए। तो वो क्या रहेगा, ये रिग्रेशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका वाई कौन सा है, उसके बेस पे क्या होगा, प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। तो अभी हमारा वाई क्या है, कि वो फ्रॉड है या नहीं है, तो ये हमारा यस और नो के बेस पे। तो इसलिए क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। और किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन के बेस पे कौन सा मॉडल देख रहे हैं, तो लीनियर मॉडल देख रहे हैं। तो लीनियर में कौन सा है इसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लीनियर में मैंने बताया था क्या होता था, कि सेम आपके पास रेंज आता था, इसी रेंज को आप क्या करते थे, स्क्वीज करते थे। स्क्वीज मतलब क्या था, एक फिक्स रेंज में कन्वर्ट करना, कि जो क्या होगा, 1 से ज्यादा वैल्यू होगा उसको आप क्या करते थे, कट डाउन कर देते थे, है ना। जो क्या होगा कि 0 से कम होगा उस वैल्यू को कट डाउन करते थे, मतलब एक्सक्यूज कर देते थे। तो ये जो आप रेंज लाते थे वही हमारा क्या होता था, एक्चुअल में वैल्यू होती थी। अब इसको हम कैसे कर सकते थे, तो अलग अलग मेथड होते थे, बट हमें क्या करना था, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी में भी चाहिए था। तो हमने इसको क्या किया है, कि सॉफ्टमैक्स लगा दिया, सिग्मोइड का यूज किया था, सॉरी सिग्मोइड का हमने यूज कर दिया था। सिग्मोइड क्या करता है, जो भी वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में लाएगा, प्लस कि उसमें जितने भी वैल्यूज होंगे उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। 1 मतलब 100% होगा। तो इससे क्या था, प्रोबेबिलिटी का भी केस एक ही बार में सॉल्व हो जाता है। तो वही चीज हमने क्या देखा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा है, ठीक है। तो ये चीज का, तो सेम, तो आपके पास क्या रहेगा, कि इंपोर्ट करोगे सबसे पहले लाइब्रेरी, देन डेटा, ये क्या रहेगा, फिक्स स्टेप्स रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देन क्या करते हो, बेसिक डेटा सेट देखते हो, ठीक है। तो उसमें क्या डेटा है, जो हम लोगों ने क्या किया, एक्सेल फाइल में भी ओपन करके देख लिया था, ठीक है। क्या लिखा है? अच्छा, डेटा इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको से डाउनलोड, तो सिंपली जो नॉर्मल चीजें हैं आप क्या करोगे, फाइल पहले इंपोर्ट कर लो। क्या हो गया आपका लैपटॉप, सर मेरे घर में कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ से भी एक लैपटॉप ले सकते हैं अपना, बाकी कहाँ है, दे दो इनको भी। हम्म, पाजी आप कर रहे हो, गुरप्रीत सॉरी परविंदर कर रहे हो ये मेरा डेटा था, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। नहीं हो क्या इंपोर्ट, फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। नहीं हो रहा तो मैं इंपोर्ट यहाँ से कर लेता हूँ, मॉड्यूल 2, इंश्योरेंस क्लेम रिपोर्ट्स।
तो ये आपको कुछ इस तरीके से डेटा सेट दिख जाएगा। ठीक है। देन इसमें कितने कॉलम्स कितने रोज है, तो 1000 कॉलम है, सॉरी 1000 रोज है, और 39 कॉलम्स है, जो हम लोग सेव के बेस पे देख रहे हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई नल वैल्यूज है या नहीं है वो चेक करने के लिए। ठीक है। तो हमने देखा इसमें टोटल कितने कॉलम्स है, 39 है। तो क्या आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अभी जो हम लोग बना रहे हैं 39 का 39 भी ले सकते हो, या तो अभी हम क्या कर सकते हैं कुछ ही कॉलम पे काम करें। जो हम लोग अभी काम करते हैं सारे कॉलम में भी सेम काम होगा, और क्या होगा 4 कॉलम में काम करोगे तो भी सेम होगा। ठीक है। बस इम्पैक्ट क्या होगा रिजल्ट का, कि एक्यूरेसी क्या होगा, कि अगर 4 कॉलम के बेस पे काम करोगे तो कम आएगा, अगर 10 कॉलम या फिर 20 कॉलम के बेस पे काम करते हो तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। ठीक है। तो ये रहता है। तो ये हमारे पास बेसिक ओवरव्यू, कि हमारे पास 1000 डेटा है, 39 है, और इसमें से नल वैल्यूज किसके हैं, तो एक ही कॉलम है जिसमें क्या है कि एक ही नल वैल्यूज है, ठीक है। सब में क्या है 1000 है, इसमें क्या है कि 9 नहीं, एक नहीं है, कितने 91 है। तो 91 टोटल क्या है उसमें नल वैल्यूज है। तो इसका मैं नल वैल्यूज चेक ही कर लेता हूँ। कोड tf डॉट इज नल, क्या रखा था मैंने नाम, db। तो हमारे पास एक ही कॉलम है ऑथोरिटीज का। अब एक इस टाइप का है, तो मैं देख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है। अगर ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है, तो इसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं, वो बता सकते हैं। हम्म, तो सिंपली हमारे पास db ऑफ दिस वैल्यू डॉट मॉड, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या लग रहा है कि ऑथराइज से कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा है पुलिस से। तब क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं उनसे। तो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। तो db कॉलम का नेम डॉट फिल एन और उसके मोड की वैल्यू से। ठीक है। फ्यूचर वन डीए मेथड करली ब्रेसेस। तो सिंपली फ्यूचर वार्निंग आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बेसिकली ये क्या बोल रहा है फ्यूचर वार्निंग में, कि आप जो इन प्लेस वाला यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है कि हम लोग रिमूव कर रहे हैं, इसकी जगह पे जो बेसिक था असाइन वाला आप वो यूज करो। ठीक है। जैसे दिख रहा है कि डीएफ कॉलम इक्वल टू डीएफ कॉलम डॉट क्या करते थे मोड, और उसके बेस पे वैल्यू। तो सिंपल असाइन वाला यूज करो, उसमें क्या था कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है। तो सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं। बाकी हमारा क्या हो गया, नल वैल्यू रिमूव हो गया। अब बेसिक हम क्या कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यूज देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो हमने क्या किया डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या करता है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा उसका क्या बता देगा, स्टेटिस्टिक समरी बता देगा। ठीक है। तो स्टेटिस्टिक समरी में क्या रहता है कि मीन रहता है, मीडियन रहता है, काउंट रहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस रहेगा, परसेंटाइल रहेगी, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे जो भी हमारे पास कस्टमर है वो क्या है 203 मंथ के हैं। इसका मतलब क्या है कितने साल के कस्टमर हो गए। अगर ये मंथ में इसको साल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, कितना आएगा, लगभग में हमारे ख्याल से 15 से 17 साल के बीच में आएगा।
है ना। 16 16 17 9 तो ये आपके पास आएगा। तो मतलब ऑन एन एवरेज हमारे पास इतना है। और जो एज, एवरेज एज क्या चल रहा है, 38 के आसपास है। जिसको क्या किया है, इंश्योरेंस ज्यादा लोगों ने लिया है। पॉलिसी नंबर इसका कोई काम नहीं रही, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेगा, क्योंकि पॉलिसी नंबर का हम लोग एवरेज कभी भी नहीं निकालते। पॉलिसी नंबर क्या होता है, सबके लिए यूनिक नंबर होता है बस। उसका हम लोग यूज केस कुछ नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे। पॉलिसी डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल का मतलब क्या होता है कि कितना कट रहा होगा अमाउंट। तो एवरेज क्या है, 1100 के आसपास है। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रीमियम होगा, इससे ज्यादा या तो थोड़ा सा कम होना चाहिए, है ना। तो इसी के आसपास पे रखेंगे तो क्या करेगा, सही रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी पॉलिसी बेचने वाले लोग हैं। अभी जा रहा है, आ रहा है ना। ठीक है। तो वो चीज क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि इसका क्या मीनिंग है। तो क्या होता है, ये आपका एज अ कौन काम करेगा, बिजनेस पर्सन काम कर सकता है चैट जीपीटी, कि कौन से कॉलम का क्या मीनिंग है। देन उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे। अम्ब्रेला लिमिट पता था तो हमने डेटा के बारे में मतलब ओवरऑल देख लिया था। ठीक है। देन किसमें कितने वैल्यूज हैं वो देखना चाहोगे, तो सब में क्या है 1000, इसमें क्या है कम वैल्यू थे। अगर दोबारा काउंट करोगे तो क्या होगा, उसमें एज इट इज मिल जाएगा आपको। दिख रहा है कि सब में 1000 है, मतलब क्या हो गया, हमारा डेटा क्लीन है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है, जैसे अगर देखोगे तो इसमें जो वैल्यूज दिखा रहे हैं, तो इसमें कितने कॉलम्स कितने रोज दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके विंडो को सेट कर सकते हो। विंडो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आउटपुट दिखेगा उसमें कितना मैक्सिमम दिखाना है। आप क्या कर सकते हो, पांडाज में सेट ऑप्शन से एक मेथड होता है, उसमें क्या कर सकते हो, डिस्प्ले में मैक्सिमम कॉलम कितना दिखाना, तो मैंने 500 बोल दिया तो 500 दिखाएगा। अगर आप क्या करोगे 50 बोलोगे तो 50 दिखाएगा। अगर आप 30 बोलोगे तो मैक्सिमम 30 कॉलम्स दिखाएगा। 20 बोलोगे तो मैक्सिमम 20 कॉलम्स दिखाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, और प्लस यहाँ पे आपको 20 कॉलम्स ही दिखेंगे, बीच के कॉलम्स नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि एक साथ मुझे सारे के सारे कॉलम देखने, तो क्या करेंगे कि 39 कॉलम थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 40 अप्रोक्स रख सकता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे सारे कॉलम अब दिखने लगेंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने आउटपुट को कस्टमाइज कर सकते हो पांडास के थ्रू। देख रहे हैं। तो पहले डॉटेड आता था, अब बीच में कहीं पे भी डॉटेड नहीं आएगा। तो ये क्या रहता है कि आप क्या कर सकते हो, विंडो साइज, विंडो साइज कैन बी कस्टमाइज। ठीक है। आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने विंडो साइज को बेस्ड ऑन
कोई भी हो सकता है, रोज कॉलम। ये बस दिखाने का तरीका होता है और कुछ नहीं। और अगर आपको कस्टमर वाइज, ठीक है। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में ट्रांसफर कर देता है। तो इससे क्या होगा कि आप एक कस्टमर का, इसमें क्या होता था कि आपको इस तरीके से कस्टमर को रीड करना पड़ता था। ये पहला कस्टमर का डेटा है, तो पहला क्या करें, पूरा इस तरीके से देखें। दूसरा क्या है कि आप इसी को ट्रांसपोज करके इस तरीके से भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसमें कॉलम के नेम आ जाएंगे और ये क्या रहेगा, कस्टमर जीरो का मतलब क्या है, पहला। तो पहले कस्टमर का क्या है, मंथ एज, कितना एक्सपीरियंस है, कितने का एज है, कितना पॉलिसी है, तो ये क्या है, वो थोड़ा सा रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा। क्योंकि मुझे 5 वैल्यूज दिखाने थे, इसलिए मैंने क्या किया, 5 तक ही रखा। तो ये ऑप्शनल चीजें हैं। बेसिकली अभी क्या कर रहे हो, डेटा ही एक्सप्लोर कर रहे हो आप। बाकी नल वैल्यूज हमने क्या किया था, क्लीन कर दिया था। ये देखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कर लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। आप उस तरीके से देख सकते हो। तो ये बेसिक कुछ ओवरव्यूज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। देन फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, डेट ये स्टार्ट हो गया था, विजुअलाइजेशन। सर कोड शेयर कर दीजिए ना। शेयर है, ठीक है। आप तो नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, मैं शेयर कर दूँ, साइलेंट कर लो। देन विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, कि बेसिकली रिलेशनशिप देखने के लिए। एक प्लॉट होता था, ये क्या करता था कि आपके लिए मल्टीपल प्लॉट एक साथ कर सकते हो और कुछ नहीं। एसएनएस में हमारे पास कुछ प्लॉटिंग्स होते थे कि एज और मंथ एज अ कस्टमर में क्या रिलेशनशिप। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एज की जगह पर मैं रख लेता हूँ वाई का वैल्यू क्या था, इसमें किस टाइप का डेटा था, फ्रॉड रिपोर्ट। तो आप देखना चाहो फ्रॉड रिपोर्ट, एक्स मंथ एज कस्टमर, वाई और तो सिंपली डेटा के बीच में रिलेशंस दिखा रहा है कि किस टाइप का डेटा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे एज और मंथ के बेस पे, कि क्या है कि अगर आपका एज ज़्यादा है तो क्या है, कस्टमर हमारा ज़्यादा लंबे टाइम से है। अगर एज कम है
तो क्या है कि वो न्यूली कस्टमर होगा। कि मान लो जिसका एज क्या है 20 के आसपास में है, तो वैसे हमारे पास क्या है, नए कस्टमर ही दिखेंगे ज़्यादातर। अगर जिसका एज क्या है 40 प्लस है या फिर 50 के आसपास है, वही हमेशा क्या होगा कि हमारे लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बन रहे हैं, है ना। वो क्या है कि 20 से लेके 40 के बीच में ही क्या बन रहे हैं, नए कस्टमर्स बन रहे हैं। देख रहे हैं। ये आप क्या करोगे, एनालाइज कर सकते हो। कैसे पता चल रहा है, तो डेटा के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे जो क्या है 45 या 50 के आसपास है, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वो हमारे कस्टमर बन ही नहीं रहे। जो हमारा पुराना कस्टमर है वही हो सकता है, जो इतने लॉन्ग टर्म्स तक, है ना। क्योंकि मान लो अगर क्या है कोई 50 ईयर्स का है, उसने बाय किया, तो जैसे ही बाय करेगा तो उसका डेटा यहीं पे दिखेगा ना, क्योंकि वो न्यूली कस्टमर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हो, चेक करते हो। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, पहला एनालिसिस का रहता है। एनालाइज कर रहे हो कि हमारे पास किस टाइप के कस्टमर है, हम किसको टारगेट कर सकते हैं। तो हम लोग यंग जनरेशन को 20 से 40 के बीच में ज़्यादा टारगेट करेंगे, कि उनके चांसेस क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास वैसे ही कस्टमर ज़्यादातर आए। न्यू कस्टमर वहाँ पे रहेगा। जो ओल्ड एज वाले हैं उसको क्या कर सकते हैं, उन्हीं के सर्विसेज में कुछ अपग्रेड करके दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, फोकस करते हैं। तो ये एनालिसिस वाला है। इसमें ऐड ऑन रहेगा। ये हमारा क्या है, चेक द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड कस्टमर ईयर्स। तो इसी तरीके से क्या करोगे, आप हर एक कॉलम का चेक करोगे। अगर आप एनालिसिस वाला पार्ट करोगे ना, तो ये आपको करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, हर एक का काम करवाया है। तो मैंने लिखा नहीं है, ये दिख रहा है। सबका आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, जब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। ये कौन से एज ग्रुप के, विच विच एज ग्रुप्स कस्टमर्स इन और। ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख दूंगा, ताकि क्या हो कि कोड के बारे में आपको पता चल सके। बाकी ये एनालिसिस वाला जितना भी है ना, वो सारा एनालाइज करने वाला पार्ट है। ठीक है। तो आपका जो कोड रहेगा यहाँ तक रहेगा। इसके बाद का जो रहेगा ना, कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये सारा चीज़ हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ठीक है। कि एज और पॉलिसी में क्या रिलेशनशिप है, वो देख रहे हो। कि अगर देखोगे क्या है, ये हमारा एज है और ये हमारा क्या पॉलिसी डिडक्शन है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि जो 30 से 50 के बीच में, उसी का क्या है, सबसे ज़्यादा डिडक्शन हो रहा है, 500 में भी और 1000 में भी और 2000 में भी, है ना। देन उसके अलावा हमारा क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम इसके बेस पे। तो ये आपको यहाँ पे कस्टमर के बेस पे दिखेगा। इन चार्ट्स के बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना, लिख देंगे, तब आपको पता चलेगा। जो आपका काम रहता है यहाँ से रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें रहेगा आपके पास, यहाँ तक लिख लिया। विजुअलाइजेशन वाला आप क्या करोगे, बाद में भी लिख लोगे। ठीक है। विजुअलाइजेशन वाला हमारा काम का नहीं है अभी। वो एनालिसिस वालों का रहता है, वो हम क्या करते हैं, डेटा से एनालाइज भी कर लेंगे। ठीक। क्योंकि वो कोड अगर भी एक्सप्लेन करेंगे, मैं क्या करूँगा सब में इस तरीके से कमेंट और उसका क्या रिजल्ट है वो चीज़ लिख देंगे, तो आप देख लेना। ठीक है। बाकी सिंपली हम क्या करें, चार्ट्स के बेस पे विजुअलाइज करें किसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। जो मेन काम आपका रहता है दिख रहा है, बिफोर अप्लाई मॉडल वी नीड टू चेक डेटा क्वालिटी एंड डेटा प्रिपरेशन। तो हम क्या क्या चेक करते हैं, कि मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं, आउटलायर्स हैं नहीं, डेटा टाइप क्या है। देन उसको हैंडल करते हो आप। देन इम्प्यूट करते हो। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है, पता है, इम्प्यूटेशन टेक्निक्स। जो हम लोग बोलते हैं ना, मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना, उसे बोलते हैं इम्प्यूटेशन। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन टेक्निक्स, आप यूज करोगे तो कौन कौन सा होता है, मीन, मीडियन, मोड, आप कोई भी यूज करते हो।
देन इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसमें, तो अपने सुटेबल रेंज पे जो हमारे मॉडल के लिए क्या होगा, परफेक्ट होगा। देन आप स्केलिंग कर सकते हैं, इनकोडिंग कर सकते हो। देन हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला होता है हमारे पास, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सबसे पहला काम आपका क्या रहता है, कि आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। इंपोर्ट। और जो पहला स्टेप होता है क्या रहता है, डेटा, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, ठीक है। आप क्या करते हो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट। हमने ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है। तो दो हैं, एक क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, एक प्री प्रोसेसिंग का जो इन फ्यूचर काम लगेगा तो हम करेंगे। देन हमने देखा इतने सारे कॉलम्स है, तो आप क्या करोगे, सारे कॉलम के बेस पे भी काम कर सकते हो, और हम अभी क्या करें, कुछ कॉलम के बेस पे ही काम करेंगे। तो हमने क्या किया है, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है सिर्फ उसी को रखा है, ठीक है। इसमें से अगर मैंने क्या किया है, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है तो हमें इनकोडिंग सिस्टम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। वी ओनली यूज न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सम कैटेगरिकल इम्पोर्टेंट फीचर, ठीक है। तो जो मुझे लगा, जैसे मंथ, एज, देन एनुअल प्रीमियम कितना दे रहा है, एजुकेशन क्या है उसका, किस टाइप का कार है उनका, किस टाइम का बना हुआ था, फ्रॉड है या नहीं, फ्रॉड रिपोर्टेड। देन इसके अलावा हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टीज, डैमेज हुआ था या नहीं, अम्ब्रेला लिमिट कितना है, किस टाइम उन्होंने एक्सीडेंट किया था, सिविरिटी कैसा है, मेजर है, माइनर है, या फिर क्या है, डेथ है। देन ऑथोराइज कंसर्न, कि उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया था नहीं, पुलिस वालों से, फायर वाले से, एम्बुलेंस वालों से या नहीं। तो ये हमारा क्या रहेगा, कुछ कॉलम, अगर आपको कैटेगरिकल प्लस न्यूमेरिकल के बेस पे काम करना है। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिकल के बेस पे काम करना है, तो ये हमारे पास थे, मंथ, एज, पॉलिसी, ऑटो, ईयर्स एंड अम्ब्रेला लिमिट। तो इसको मैंने क्या किया, एक्स पे रखा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ये यूज कर लेते हैं, तो इनकोडिंग पार्ट आपका क्या होगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज करोगे, इसके अलावा फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका भी यूज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कि जैसे हमारे पास क्या है, अगर आप देखो किधर गया, प्रॉपर्टी डैमेज। तो प्रॉपर्टी डैमेज में किस टाइप का डेटा है, देखिए प्रॉपर्टी डैमेज दिख रहा है, यस नो और एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मान लो था अननोन। तो आप बाद में क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। इसको रिप्लेस करना तो कैसे कर सकते हो, ड्रॉप क्यों करेंगे, इसको रिप्लेस करना है। हम्म, फिर ये तो नल वैल्यूज नहीं है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्या करेंगे, तो कैसे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा उस पर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, मैप फंक्शन से याद है, मैप क्या करता था, कि आप किसके बेस पे क्या वैल्यू रखना चाहते हो। कि मैंने बोला कि जहाँ पे नो है उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, नो ही रहने देंगे। जहाँ पे यस है उसकी जगह पे यस रहने देंगे। और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे अननोन कर देंगे। तो ये हम लोग क्या करते थे, की वैल्यूज पेयर पे क्या करते थे, यूज करते थे। और इसी को क्या करते थे, मैप फंक्शंस बोलते थे, ठीक है। मैप, और इसको किसके साथ करना है, तो जो कॉलम का नेम है, तो ये कॉलम का नेम, कॉलम डॉट मैप, और इस तरीके से क्या करेगा, आपके लिए लूप में सारा काम एक ही बार में कंप्लीट कर देगा। तो आपको लूप चलाने की जरूरत है। क्या करता है मैप, हमारे लिए वो पूरा काम कर देता है, कि कौन से वैल्यूज किस में कन्वर्ट करना है। तो वो कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी को नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो क्या कर सकते हो आप, इनकोडिंग में कोई भी इनकोडिंग यूज करोगे तो 0 1 2 आएगा, है ना। ऑर्डिनल करोगे, नॉमिनल करोगे, इस तरीके से। अगर क्या करते हो, वन हॉट इनकोडिंग करते हो तो क्या आएगा, तो तीन अलग अलग कॉलम बनेंगे, है ना। तो पहला कॉलम रहेगा नो का, दूसरा यस का, और तीसरा मान लेते हैं अननोन जो मैंने बनाया था वो रहेगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू है अननोन वाले में तो 1 दिखाएगा, बाकी में 0 0। तो इनकोडिंग में आप कोई भी इनकोडिंग सिस्टम यूज करोगे और उसी क्या करोगे, उसी डेटा फ्रेम में
क्या करोगे, असाइन कर दोगे, मतलब कॉन्केटिनेट कर दोगे। ठीक है। अगर डेटा कम है तो वन हॉट इनकोडिंग। हाँ, फिर हम क्या करते हैं ना, उसमें डेटा रेंज पे कन्वर्ट करते हैं 0 से 1 के बीच। देन उसके अलावा फिर हमारे पास क्या आता है ना, कि एडवांस इनकोडिंग सिस्टम आते हैं जो एनएन में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो क्या है कि पूरा टेक्स्ट डेटा पे काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, हर एक टेक्स्ट डेटा को क्या करोगे, 0 1 2 3 दोगे, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका इनकोडिंग ज़्यादा होगा। तो हम रखना नहीं चाहते, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अलग से इनकोडिंग सिस्टम आते हैं, समझे? कि बैग ऑफ वर्ड्स देखते हैं। तो वो सारा इनकोडिंग सिस्टम भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के बेस पे बात करेंगे, क्योंकि अभी नंबर्स के बेस पे बात है और ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वन हॉट इनकोडिंग में काम कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था ना मेल वाला, कि स्पैम होगा या नॉट स्पैम होगा। तो स्पैम के बेस पे क्या होता है, तो उसमें कुछ कीवर्ड के बेस पे रहेगा, मतलब सारा टेक्स्ट के बेस पे ही रहेगा, तो उसमें दूसरा इनकोडिंग सिस्टम लगेगा। ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर लिया था, और इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने कॉलम चेक किया था, चेक। ज़्यादा कॉलम नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली पिक कर रहे हैं। ठीक है। देन उसमें से फिर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स के बेस पे अलग कर लिया। अगर आपको न्यूमेरिकल के बेस पे काम करना होगा तो इसी से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से क्या करोगे, इन पे काम करोगे। तो एक्स में हमारे पास क्या है, मंथ एज ए कस्टमर, एज, पॉलिसी नंबर, मतलब पॉलिसी कितना प्रीमियम दे रहा है, और उसका क्या ऑटो ईयर कौन सा है, और अम्ब्रेला लिमिट कितना है। तो ये हमारा एक्स हो गया। अब इसके बेस पे क्या फाइंड करना है, इसको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वाई में हमारा क्या जाएगा, अगर डेटा टाइप डीबी, इसको डेटा टाइप चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल लिया है ना। बाकी इसमें हमारे पास कोई नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, बस इतने ही। तो इसमें क्या हमारे पास कोई नल वैल्यूज नहीं है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही किया, क्या किया था, क्लीन कर लिया था। ठीक है। तो नल वैल्यूज आप रिमूव करोगे। देन अगर आपको लगता है कि इनकोडिंग सिस्टम यूज करना है तो आप इनकोडिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, बट सारे क्या न्यूमेरिकल है, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को चेंज करना है तब। तो ये भी हम लोगों ने किया नहीं है, इसको भी मैं भी हाइड कर देता हूँ। इफ यू आर यूजिंग कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा करेंगे तब ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। देन अगर आपके पास नल वैल्यूज है तो उसको डायरेक्टली फिल कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई नल वैल्यूज नहीं है, तो ये दोनों स्टेप्स के लिए सेम होगा, चाहे कैटेगरिकल हो या ना हो। देन आप एक्स की वैल्यू देखोगे तो आपको सेम क्लीन डेटा दिखेगा। अब इसमें क्या रहेगा कि अगर आपको ईयर में चेंज करना है तो ईयर में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को इम्पोर्ट करूँ। तो ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसिंग के बेस पे सारा इम्पोर्ट कर लिया हमने, इसमें कोई जरूरी नहीं है ये वाला। तो ये मैंने इम्पोर्ट किया है। सिंपल काम क्या आता है, एक्स और वाई को अलग अलग करना। तो ये हमारा एक्स था, और वाई क्या होगा, बता सकते हो। तो हमारे पास 1000 है, यस नो के बेस पे। तो यही हमारा क्या रहेगा, वाई रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई मुझे मिल गया, अब दोनों क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट द डेटा इनटू पेन टेस्ट। जैसे आप अप्लाई करते हो, देन हमारे पास सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशंस पाइपलाइन
और स्केलिंग करना है तो स्केलिंग के लिए स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन हमने क्या किया, पाइपलाइन क्रिएट किया। पाइपलाइन में क्या डाल दिया कि वो स्टैंडर्ड स्केलर करेगा, देन लॉजिस्टिक। इसके अलावा अगर मेरे पास क्या रहता, कॉलम ट्रांसफॉर्म रहता, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में कॉलम ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज कर लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जितने कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना था एक ही बार अप्लाई कर देते हैं। और जो पहला पार्ट रहता है कॉलम ट्रांसफॉर्म का रहता है, जो पिछले क्लास में देखा था। ठीक है। जैसे आप इसको क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे और रन करोगे, ये हमारा क्या हो गया, मॉडल बन गया। मॉडल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्या रख दिया, पाइप। देन आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसके अलावा कोई भी और मॉडल यूज कर सकते हो, जो आपको मैंने पिछले क्लास में भी लिखवाया था, याद है। तो ये क्या होते हैं, और भी मॉडल्स होते हैं जो आप यूज करते हो। देन फिर आता है एक्यूरेसी चेक करने का। चेक द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। तो कैसे चेक करते थे, तो पहले हम लोग प्रिडिक्ट करते थे, देन एक्यूरेसी लाते थे। ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपके पेज पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मिलेगा। किस क्या मिल रहा है, 73% एक्यूरेसी मिल रहा है। अब इसमें क्या है कि मैंने कन्फ्यूजन या फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी बनाया, कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में कुछ वैल्यूज आ रहे हैं, प्रिसीजन्स, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, ये क्या होते हैं। देन एक्यूरेसी, माइक्रो एक्यूरेसी, वेटेड एक्यूरेसी क्या होते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, कुछ वैल्यूज भी आ रहे हैं, दिख रहा है कि 220, 0, 80, 0, इसका मतलब क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ क्या करोगे, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर एक्यूरेसी में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि एक्यूरेसी में हर एक चीज़ का क्या मीनिंग है वो हम लोग अभी देखेंगे। कहाँ तक लिखा था, ये बताओ। हम्म, यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉलम चेक किया है। देन आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम क्या करें, अभी न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, ताकि क्या हो, टाइम ज़्यादा ना लगे। क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्टिंग सिस्टम देखा है, बार बार देखने से क्या होगा, टाइम उसी में लग जाता है। तभी हम लोग मॉडल देख रहे हैं, तो मॉडल आप डायरेक्टली इस तरीके से देख सकते हो। इसको भी हटा देंगे, इनको भी हटा देंगे, इनका भी कोई काम नहीं है, इनका भी कोई काम नहीं है। देन अगर आप न्यूमेरिकल कॉलम के बेस पे काम करो तो बस ये एक्स्ट्रा एक लगेगा, बाकी चीज़ें फिर सेम रहेंगी। बाकी ये तो कॉलम कौन कौन से लिया है आपको वो सिर्फ लिखना है। ये 4 कॉलम लिखे हैं, उसके बेस पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद का जो कोड होगा वो क्या होगा, बेसिकली सेम होगा। इसमें सिर्फ डेटा लोड है, बस। फर्स्ट फर्स्ट वाले मॉडल में थे 5 6 तरह से। पहली बार लंबाई 5 से related है। अभी हम लोग पाइथन में जो काम करते हैं वो काम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करते। और क्या करें, डायरेक्टली का हेल्प करें ताकि क्या हो, मैं ज़्यादा कोड लिखना ना। और ये दिख रहा है तुम्हें शेयर किया है, ओपन करके तो देखो। मेरा
इसमें क्या रहेगा, मैंने उस दिन शेयर करता है क्लास ऑनलाइन होगा, अगर मेरा ग्रुप में भी शेयर करना है ऑनलाइन, एक इसमें तो बहुत है। साइलेंट कर लो आलोक। राज पढ़ना तो है नहीं। हम्म। पिकल मतलब फिर हम उसको पिकल फाइल में सेव करने के लिए नीचे कोड लिखा हुआ है, कर सकते हो। अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेनिंग तक करवाया था, ताकि मैं क्या करूंगा, जो हमने रिपोर्ट बनाया क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वो एक्सप्लेन कर लेंगे। बाकी क्लास का ये कॉपी लिंक D300 का मैंने शेयर कर दिया। शेयरिंग, वो क्लासरूम्स आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी चीज़ें आएंगी उसी में आएंगी। फिर इस तरीके से मुझे अलग अलग ग्रुप्स में बार बार शेयर करना पड़ता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक ही क्लासरूम में ज्वाइन करवा रहा हूँ। क्योंकि जितने भी ग्रुप्स रहते हैं सबको फिर एक पेज पे ही काम चल जाता है। तो यहाँ तक का स्टेप सिंपल है कि मैंने क्या किया, ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए इंप्लीमेंट किया है, देन ट्रेनिंग के लिए अलग डेटा रखा है और टेस्टिंग के लिए अलग रखा है। देन फिर हमें क्या करना था, लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना था, इसलिए हमने लाया पाइपलाइन, एक ही बार सारा एग्जीक्यूट करना था, इसलिए हमने पाइपलाइन का यूज किया। स्टैंडर्ड स्केलर के सबका रेंज को नॉर्मलाइज करना था, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी पाइपलाइन में वैल्यू जाएगा, पहले क्या होगा, स्केलिंग होगा, स्केलिंग के बाद क्या होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, फिट किया है, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही ट्रेन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी अपना चेक कर लेंगे। एक्यूरेसी कैसे चेक करोगे, तो मैट्रिसेस फ्रॉम एसक्यूएल एंड डॉट मैट्रिसेस, इसमें उसमें जो हमारे पास होता था R2 स्कोर होता था, है ना, याद होगा तो।
हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और एक होता है हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर रहता है सिंपली जो परसेंटेज में आप निकालते हो, ठीक है, कि कितना टोटल में सही, क्या बोलते हैं, टोटल में से कितना सही है, वही हमारा क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया। फॉर एग्जांपल टोटल कितना वैल्यू था, बताओ, टेबल में देख ही लेता हूँ। डी, लेंथ, लेंथ ऑफ टेस्टिंग का था ना, एक्स टेस्ट। तो टोटल हमारे पास टेस्टिंग के लिए 300 डेटा है ना, तो 300 हमारा टोटल था। अब उसमें से सही कितना बता रहा है, कैसे पता चलेगा, सही कितना बता रहा है, कैसे पता चलेगा? हम्म। तो यहाँ पे एक आपको जो मैंने बताया ना रिपोर्ट्स, ये वाला, ये हमें बताता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, अगर दो बाइनरी है तो आपको चार मिलेंगे। पहला कि एक्चुअल में भी ट्रू होगा और रियल में भी ट्रू होगा, मतलब एक्चुअल में भी ट्रू होगा और मशीन भी ट्रू बताएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि एक्चुअल में फॉल्स होगा और मशीन उसको ट्रू बताएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक्चुअल में ट्रू होगा और मशीन इसको क्या कहेगा, फॉल्स बताएगा। और इसमें क्या है कि एक्चुअल में फॉल्स होगा और मशीन भी फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो ये ट्रू वाला सेक्शन एक इसमें रहेगा और एक इसमें रहेगा। तो एक्चुअल में जो ट्रू बता रहा है वो कितना है, 220, और टोटल कितना है 300, तो कितना आएगा बताओ? यही आएगा 73.33, जो हमें यहाँ पे एक्यूरेसी पे मिल रहा था। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला सिंपल होता है, टोटल एक्यूरेट आंसर डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। एंड देन इसमें जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो हम लोग डिटेल से अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें चार वैल्यूज है, चारों का क्या मीनिंग रहेगा, देन प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर एंड सब, ये भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, एक, एक असेसमेंट 1.43 का है। आपने वही भाई कितना कर लिया, 8 या कितना टोटल कितना किया? टीचर अच्छी स्टूडेंट को तो कोई काम करता हूँ ना तो बाद में डेफिनेशन क्या होती है कि 70-80% एटलीस्ट। ना भाई तो सही कंप्लीट कर देंगे, फायदा क्या होगा, तो बाद में करता हूँ अपना केस को। तो करूँगा देखो अभी हाँ भी तो आगे टाइम है एक दो में हो जाता है। एक काम करता हूँ मैं पाइथन का कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इनका नेक्स्ट मारता हूँ, चैट जीपीटी से तो मैं भी 2 से 5 तक ही सीसीटी एग्जाम कैसे देखे, ऐसे बैठ के देखे पहले
किसी एग्जाम में मिलजुल के दे देते हैं उससे क्या है मेरे को तो ऐसा लग रहा है 50 ही नहीं होगी सीधी तो मतलब कि अलग अलग से क्या है सर परिंदर बना सर सीसी एग्जाम हम ऐसी बैठ के देंगे कि अलग अलग सही सही। बट क्या रहेगा कि ना ही आपके पास फोन रहेगा ना ही कुछ रहेगा, सिर्फ लैपटॉप रहेगा। सर आपको भी नहीं इन्विजिलेटर भी होंगे हाँ इनविजिलेटर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम के बाद जॉब करते हैं एग्जाम के बाद कि जो मतलब वो तो ये स्कूल कॉलेज में नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ोगे तभी लगता है जॉब, ऐसे नहीं कि एडमिशन ले लिया बस एग्जाम दे दिया जॉब लग जाए सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा मतलब एग्जाम देने के बाद तुरंत। तुरंत जैसे दिया वैसे ग्रेजुएशन हो गया अगर वहाँ पे डायरेक्टली जनरेट हो जाता है, आप जनरेट पे क्लिक करोगे तब असाइनमेंट के नंबर इधर शो होगा वैसे ही है इधर शो खाया नहीं तो फिर वो तो जाओ और डिफाइन मतलब बदल ठीक है ना कि इसमें फेल पास नहीं है। इसमें पास ही पास में नंबर कम ज्यादा होंगे इसमें क्या रहता है जॉब, कि किनको जॉब देना है किनको नहीं देना है, ये रहता है इनका बस। सर्टिफिकेट सबको देंगे बट जॉब के लिए नहीं चांसेस करता। हो ना 5 और अनलिमिटेड हाँ यही सिर्फ डिफरेंस है, समझे है? एमआईएस कुछ हो तो बता ठीक है, कुछ दिन पहले तो था एक दो। कोई नहीं, ये कंप्लीट करने के बाद ना सिर्फ जॉब पे ही फोकस करेंगे फिर, और क्या। क्लासिफिकेशंस, अब इसमें क्या है कि कौन सी चीज़ का क्या मीनिंग है वो हमें देखना था, जिसमें से आपको एक्यूरेसी का सबसे मीनिंग पता चल जाता है कि एक्चुअल में से टोटल हमारे पास ट्रू आंसर कितने हैं टोटल में से, एक्चुअल ट्रू डिवाइडेड बाय टोटल, वही हमारा क्या बनता है एक्यूरेसी बनता है, जो रियल लाइफ में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है और एक ये वैल्यूज है, अब इसको क्या बोलते हैं वो हम क्या करेंगे एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये इसके बाद कुछ है वो देख लेते हैं, अगर कुछ है तो फिर ये तो हमने यूज़ किया ना, फिर से दोबारा इसको मैं डिलीट। वही हमारा यही था, कॉलम इसके बाद रिपीट है क्या? स्ट्रीमलेट का कोड, ठीक है, यहाँ तक हमारा था। देन इसके बाद क्या है, अगर एक्स्ट्रा मॉडल्स रहेंगे जैसे केएनएन रहेगा, डिसीजन ट्री रहेगा, रैंडम फॉरेस्ट रहेगा, एसवीएम रहेगा, गॉसियन ट्री रहेगा, एमएलपी रहेगा, सबको क्या करते हो सेम डेटा है सेम तरीके से पास किया है, सिर्फ क्या करते हैं लूप में चला देते हैं। देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ लूप में चलाया है, सबके लिए क्या होगा सबका डेटा आपको मिल जाएगा किसमें कितना एक्यूरेसी आ रहा है, तो मॉडल बनाना इतना ईजी रहता है। ठीक है, देन जो आपका बेस्ट मॉडल रहेगा उसको सेव करोगे, देन स्ट्रीमलेट में क्या करोगे कन्वर्ट करके इंटरफेस दे देते हो। ठीक है, तो ये बस इतना ही रहता है। अब इसमें से क्या रहेगा ये वाला पार्ट वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जितने भी एल्गोरिदम्स एक एक करके डिटेल में जाएंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखोगे तो एकदम ईजी रहेगा, सिर्फ क्या करते हैं इतना ही लिखते हैं, जिस तरीके से क्या करें लॉजिस्टिक रिलेशंस के लिखते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे वो हमें याद रखना पड़ता है। बस एक तो पहले से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए बनाया था, क्योंकि मेन होता है एक्यूरेसी चेक करना।
तो इसी में है। तो अभी जो हम लोग पार्ट में है, कौन से पार्ट में अभी हम लोग, कि हम लोग मॉडल यूज कर रहे हैं, उसमें से लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया है और हमने इंश्योरेंस क्लेम पे काम कर रहे हैं। देन इसमें क्या होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करोगे और इसमें जो काम करता है वो सिग्माइड फंक्शंस रहता है, वो मैंने बताया था। देन इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स आए, इसका क्या मीनिंग रहेगा वो हम लोग देखेंगे। लीनियर क्लासिफिकेशंस में मॉडल्स देखोगे तो ये आपको दिखेंगे, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट बताया था। तो लीनियर में आपको दिखेंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड देन सिंपल लीनियर सिस्टम, ठीक है। और एक एसडीडी क्लासिफायर जो उसमें दिखा। देन नॉन लीनियर में आपको दिखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक क्या है हमारे पास नॉर्मल है, और ये क्या है, इसेंबल टेक्निक्स वाले हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस रहता है कि जो भी डिसीजन बाउंड्री बनेगा या तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा या तो क्या बनेगा, कर्व लाइन पे बनेगा, ठीक है। अगर वो कर्व लाइन पे बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये था लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, मैंने बताया था कि बेसिकली ये कौन सा फंक्शन यूज करता है। दिख रहा है कि ये क्या करेगा, सिग्मॉइड फंक्शन यूज करेगा। अगर ये सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहा है तो उसके बेस पे क्या होगा, तो आप क्या करते हो कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यूज रहेगा, इसके बाद का वैल्यूज और इससे पहले का वैल्यूज क्या होगा, आप इसको कट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कट डाउन करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो वैल्यू का रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच में चला जाता है। और ये आपको किस तरीके से दिखेगा, तो हमेशा एस कर्व दिखेगा, ठीक है। एंड देन आप क्या करते हो कि दो कैटेगरी में बाइनरी में बात करें, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो उसको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में क्राइटेरिया रखते हैं। तो इन्होंने क्या दिखाया आपने 50% का, अगर 50 से कम होगा जो भी वैल्यूज होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो में आ जाएगा, मतलब जीरो क्लास में चला जाएगा। और जो क्या होगा 50% से ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमेशा वाई वाले क्लास में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अगर आपकी वाई की वैल्यू 0.3 है तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, तो ये 0 में चला जाएगा। अगर आपकी वाई की वैल्यू क्या है, 0.8 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 में चला जाएगा। तो यही चीज क्या करता है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में सिग्मॉइड फंक्शंस करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दी। बाकी जिस तरीके से लीनियर रिग्रेशंस में था, इसमें भी एजम्पशंस हो। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, हम्म, कि पहला कि आपका जो भी होगा डिपेंडेंट वेरिएबल वो कैटेगरिकल होना चाहिए। दूसरा कि जो भी वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो हमने एक्स एक फीचर्स रखा है दूसरा फीचर्स रखा है वो दोनों डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग क्या ले रहे थे कि कस्टमर का मंथ ले रहे थे, है ना। एक कस्टमर का मंथ रहता और एक कस्टमर का ईयर रहता। तो कस्टमर का मंथ और ईयर दोनों एक ही चीज बताते, है ना। यहाँ पे सिर्फ डेटा क्या है कि मैंने मान लिया ये 24 महीने से है और इसमें बोला 2 साल से। अगर ये क्या हो गया 24 से 36 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 3 साल हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। तो इस तरीके का रिलेशन डेटा में नहीं होना चाहिए बस। तब हम क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ इसके बाद आपके पास लॉजिस्टिक रिलेशंस का फंक्शन, इसका फॉर्मूला, उसके प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देन टाइप्स एक होगा बाय, मतलब क्या होगा, बाइनरी के बेस पे होगा जिसमें 0 और 1 के बीच में कर सकते हो। मल्टीनोमियल जैसे हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो से ज्यादा कैटेगरी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या होगा कि ये भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे ही होगा और इसमें क्या रहेगा, ऑर्डर के बेस पे लो मीडियम हाई। देन क्या रहता है, सेटिस्फाइड नो सेटिस्फाइड, और तीसरा क्या रहता है, सेटिस्फाइड है नॉट सेटिस्फाइड है, और एक हो सकता है मॉडरेट और एक हो सकता है लो। इस तरीके से 4-5 कैटेगरीज में आप यूज करते हैं। देन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो सिंपली इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिलेशंस और इस तरीके से यूज कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब इसमें क्या था कि जो कैलकुलेशंस जैसे उसमें मीन स्क्वायर एरर कर रहे थे, तो इसमें क्या रहेगा कि आप कैलकुलेशंस यूज करते हो जिसको लॉस फंक्शंस बोलते हैं। तो हमने हमारे पास क्या था, अलग चीजें होती हैं। इसमें अगर आपको फीचर सिलेक्शन करना था तो कौन सा यूज करते हैं, फीचर सिलेक्शंस के लिए एक रीज था एक लेसो था, दोनों में से कौन सा यूज होगा, L1 किसको बोल रहे थे, तो अगर आपको फीचर सिलेक्शन करना है तो आप लेसो यूज करो। इसमें भी ऑप्शन आता है कि इसके अंदर आप लॉजिस्टिक क्या हो, लॉजिस्टिक रिलेशंस के अंदर कौन सा ओवरफिटिंग का मॉडल रखना चाहते हो, मतलब रेगुलेशंस का कौन सा वैल्यू रखना चाहते हो, L1 रखना चाहते हो या L2 रखना चाहते हो। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब इसमें होता है सी,
जो हम क्या बोलते हैं लैम्डा की वैल्यूज, आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये रहता है मॉडल इवोल्यूशन। इसमें क्या रहेगा कि बेसिकली हमारा पैटर्न का क्वेश्चन सही है या नहीं है वो देखने के लिए। तो इसमें हमारे पास ये सारे फॉर्मूलाज होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का लिमिटेशंस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली हो गया क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि मान लो आपने अभी प्रिडिक्शंस किया था, ठीक है, कितना डेटा था, यहाँ पे कितना टोटल दिख रहा है बता सकते हो, 100 है। जैसे हमारा 1000 था ना, तो यहाँ पे 100 है। अब इसमें क्या था कि हमारे पास दो तरीके का प्रिडिक्शंस होता है, एक मशीन प्रिडिक्शंस और एक एक्चुअल प्रिडिक्शन, है ना। वही की बेस पे क्या होगा हमारा आंसर आएगा। अब इसमें क्या होगा, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला, मशीन सही बता सकता है कि मान लो ये क्या है, सही है, तो मशीन क्या बताएगा, इसको सही बताएगा और एक्चुअल में भी सही होगा। दूसरा क्या होगा कि सही, दूसरे में क्या होगा सही है, बट क्या हो सकता है मशीन सही बता सकता है और एक्चुअल में गलत हो सकता है। मान लो ये क्या है, गलत है, कुछ इस तरीके से। दूसरा क्या हो सकता है कि ये सही है, मशीन ने क्या किया बोला गलत है, लेकिन एक्चुअल में क्या है। चौथा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि यहाँ गलत है, मशीन ने भी गलत बताया और एक्चुअल में भी गलत है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, बताओ। अगर सही है तो दोनों सही बता सकते हैं, अगर क्या गलत है तो एक सही बता सकता है एक गलत बता सकता है, या तो क्या कर सकता है दोनों गलत बता सकते हैं। अगर क्या है सही है तो दोनों में से एक गलत बता सकते हैं, तो ये गलत बता सकता है ये सही बता सकता है। तो ये चार कॉम्बिनेशन हमेशा बनेगा, ठीक है। तो यहीं पे भी क्या है, चार कॉम्बिनेशन। तो इधर जो होता है वो एक्चुअल वाला है, ठीक है, और ये क्या है प्रिडिक्टेड वाला है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास प्रिडिक्शन था कि उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जीरो। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा मतलब पॉजिटिव, नहीं मिलेगा मतलब नेगेटिव, मान के चले। तो इसने क्या किया, जो एक्चुअल में था और जो मशीन ने भी प्रेडिक्ट किया था वैसे कितने 5 है, कि जो एक्चुअल में भी होगा और जो मशीन भी प्रेडिक्ट कर रहा है वैसे कितने डेटा है 5। मतलब दोनों सही बता रहे हैं, है ना। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल में वो गलत था, कि उसको एक्चुअल में क्या होगा कि उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मशीन क्या बता रहा है कि देश ऐसे कस्टमर बता रहे हैं जिसको मिलना चाहिए था, है ना। तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स पॉजिटिव हो गया। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब सिंपल है कि क्या मशीन क्या बता रहा है कि एक्चुअली में क्या था नेगेटिव था, लेकिन ये क्या बता रहा है पॉजिटिव बता रहा है, मतलब जो पॉजिटिव है वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होगा फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एक्चुअल में पॉजिटिव था लेकिन मशीन क्या बता रहा है इसको नेगेटिव बता रहा है। तो ऐसे कितने केस है, तो 15 केस, ठीक है। लास्ट ये क्या है कि एक्चुअल में भी ट्रू है और मशीन ने भी क्या बताया ट्रू बताया। ट्रू मतलब जो जिसको लोन नहीं मिलना चाहिए, मतलब क्लेम नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कितने हैं, तो 70 है। अब इसमें से बताओ कौन सा हमारे लिए बेनिफिट होगा और कौन सा केस हमारे बेनिफिट नहीं कर रही है। दोनों नेगेटिव है और फिर भी नेगेटिव है दोनों नेगेटिव। दोनों में क्या है कि दो बंदे हम लोग रखते हैं, मान लो क्या है एक एम बंदा है और एक ए बंदा है, ठीक है। हमने बोला कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ए है, अब बताओ इसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों क्या बता रहे हैं कि हाँ मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, एक और बंदा लाया, बी बंदा आया, अब उसको मैंने क्या बोला कि इसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो फिर क्या होगा इसमें कि मशीन ने या एम ने क्या बोला कि हाँ इसको लोन मिलना चाहिए, लेकिन जो ए था वो क्या बोल रहा है कि इसको लोन नहीं मिलना चाहिए। इसको लोन मिलना चाहिए था और ए बोल रहा है इसको लोन नहीं मिलना चाहिए। ए कौन है, एक्चुअल में, एक्चुअल मतलब जिसने रिपोर्ट बनाया है, और ये जो मशीन उसके बिहाफ में काम करेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि इसको लोन नहीं मिलना चाहिए था, मशीन ने क्या बताया लोन मिलना चाहिए। देन थर्ड केस क्या होगा कि तीसरा डेटा आया, तीसरे में क्या आ गया कि मान लो मशीन ने बोल दिया इसको लोन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या था कि लोन मिल चुका था, ठीक है। चौथा केस क्या बनेगा कि जो भी बंदा आ रहा है कि उसको मशीन से बोला कि इसको लोन नहीं मिलना चाहिए था और एक्चुअल में उसको लोन नहीं भी मिला था। तो ये क्या होगा, चार केस बन रहे। तो ये चार केस में हमारा कौन सा बेस्ट केस होगा, कौन सा हमारे लिए सही केस नहीं होगा, बताओ फिर। आई और दो की बेस्ट है।
फर्स्ट और फोर्थ सही होगा और ये दोनों गलत होगा। तो यही हमारा क्या होता है, एरर होते हैं। इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है। अब हमारे लिए मान लो क्या कर रहे हैं हम लोग, लोन प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। लोन प्रिडिक्शंस या फिर क्या रहे हैं, क्लेम। क्लेम में कौन सा ज्यादा क्या होगा हमारे लिए, लॉस मेकिंग वाला होगा, टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर। यहाँ से देख के होता कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, उसको क्लेम नहीं मिलना चाहिए था, मशीन ने बताया क्लेम मिलना चाहिए था। इससे क्या होगा, तो कंपनी का लॉस होगा। और सेकंड वाले में केस में क्या था कि मशीन ने बोला उसको नहीं क्लेम मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, क्लेम मिलना चाहिए था। तो ये क्या होगा, ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। हो सकता है कि क्या हो, जो क्लाइंट था वो दोबारा आएगा तो हम क्या करेंगे, मैनुअली क्रॉस चेक कर लेंगे। तो उसने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे हो क्लेम, तो एक दो बार दौड़ाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ठीक है आपको वही लोन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये केस क्या होगा कि क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये हो गया मशीन के थ्रू अप्रूव, तो क्या होगा, जैसे मशीन से अप्रूव होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, पैसा भी कट जाता है, क्योंकि मैनुअली उसको रखते नहीं, सारा ऑटोमेशन पे रहता है। तो ये क्या होगा, हमारे लिए सही नहीं रहता। तो ये हमारा क्या होता है, टाइप 1 एरर में आप क्या करोगे, ठीक करोगे। ठीक है। और इस टाइप का केस कहाँ पे मिलेगा, ये तो क्लेम वाला में हो गया। मान लो टाइप 2, क्लेम वाला तो बैंक वाले ही टाइप में हो गया ना। इसका कोई एग्जांपल हो सकता है रियल वर्ल्ड में। हम्म, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है हेल्थ सेक्टर में, टाइप 2 एरर। ठीक है। क्यों, कि मान लो एक्चुअली में उसको क्या है, कोई डिजीज है। ठीक है। और आपने क्या किया, मशीन के थ्रू जांच करवाया, उसने बता दिया कि कोई भी डिजीज नहीं है, तो ये हार्मफुल होगा। क्यों, क्योंकि उसको कोई भी, वो बोलेगा कोई भी नहीं है, तो क्या करेगा, मस्ती से रहेगा। और एक दिन तो फिर क्या होगा, उससे पता चलेगा। ठीक है। अगर आप क्या करते हो कि मान लो एक्चुअली में क्या था, इसको कोई भी डिजीज नहीं था, लेकिन मशीन क्या बता रहा है कि उसको डिजीज है। बट क्या करते हैं लोग कि एक हॉस्पिटल में ये बता रहा है तो दूसरा हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे वो क्रॉस चेक करवाते ही करवाते हैं रियल वर्ल्ड में। तो इसलिए कहते हैं कि वहां पे ये केस थोड़ा सा कम रहेगा, सॉरी ये केस थोड़ा सा रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसको क्या है कि रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। ठीक है। अब कब टाइप 1 एरर ठीक करेंगे, कब टाइप 2 एरर ठीक करेंगे, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे। ठीक है। अगर आप दोनों को ठीक करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता है तो क्या होता है कि दोनों में से कोई एक चीज को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। या तो आप टाइप 2 एरर को, टाइप 1 एरर को दोगे, या फिर टाइप 2 एरर। ये समझ में आया, क्यों देते हैं वो समझ में आया। अब इसमें कैलकुलेशंस क्या होगा, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या होता था, बताओ, कि एक्चुअली में कितना सही बता रहे हैं, है ना, एक्चुअली में कितना ट्रू है ना? तो ये एक्चुअल में ट्रू है दोनों केस के लिए, और ये भी दोनों केस के लिए क्या है, ट्रू है ना। मतलब ये दोनों में क्या है, इसमें भी लोन मिलना चाहिए था तो इसने बताया हाँ मिलना चाहिए था, इसमें क्या था कि लोन नहीं मिलना चाहिए था तो उन्होंने बताया हाँ लोन नहीं मिलना चाहिए। तो ये मेरा क्या था, एक्चुअल ट्रू केस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रू पॉजिटिव, और इसको ट्रू नेगेटिव। और टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास 100। तो यही चीज एक्यूरेसी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है। एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में क्या है, ये चार कैसे, तो चारों का आप ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, 0.75। तो 75% क्या आ रहा है, ये एक्यूरेट आंसर दे रहा है। ठीक है। अब आता है कि हमें इन दोनों में से किसको इंपॉर्टेंस देना है। तो इसके बेस पे दो अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे, एक रिकॉल बनेगा, एक प्रिसीजन बनेगा, और F1 स्कोर, अगर दोनों का आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अच्छा कोई ऐसा केस होगा जिसमें हम दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जैसे टाइप 1 एरर का बता दिया, टाइप 2 एरर का बता दिया, अब दोनों का कंबाइन जिसमें चेक करते हैं। ऐसा कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल स्टॉक मार्केट में दिखता है क्या, कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो कम प्रॉफिट होगा तो भी आपका लॉस रहता है। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा क्या है, कहीं और पैसा लगाते तो मिल जाता, है ना। अगर क्या हो रहा है, ज्यादा लॉस भी होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, सॉरी क्या होगा, लॉस होगा। तो आप दोनों केस देखो, ये भी और ये भी, कि ज्यादा लॉस भी नहीं होना चाहिए और कम प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप दोनों केस के बेस पे क्या करते हैं, F1 स्कोर वहां पे चेक करते हैं। और वेदर के बेस पे भी रहता है, जैसे रहता है ना, दोनों केस देखते हैं ना, कि अगर आपको क्या करना है, कहीं घूमने जाना है तो ना ही ज्यादा ठंडी होनी चाहिए ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, उसके बेस पे बात करते हैं। उसी तरीके से कोई भी डिसीजन होता है क्या, वेदर के बेस पे, तो हम क्या करते हैं, F1 स्कोर चेक करते हैं। कैलकुलेट कैसे होगा,
डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, कि हम किसके बेस पे बात कर रहे हैं, कि एक्चुअल के बेस पे बात कर रहे हैं, टीपी और टीपी है, इसके बेस पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में कितना ट्रू था और मशीन ने कितना ट्रू बताया। समझ में आया क्वेश्चन, कि एक्चुअल में कितना सही है और मशीन कितना सही बता रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चला एक्चुअल में कितना सही था, पॉजिटिव वाला में मतलब कि इसको लोन मिलेगा, एक्चुअल में कितना सही है, 5। ठीक है, 5 ही सही है एक्चुअल में, ये मशीन वाला है, ये मशीन और ये दोनों बता रहे हैं, तो ये मशीन से बता रहा है कितना पॉजिटिव, तो ये 5 बता रहा है, ये मशीन वाला हो गया कि ट्रू पॉजिटिव में ये मशीन वाला है, डिवाइडेड बाय ये एक्चुअल में कितना सही होना चाहिए, तो ये दोनों मिला के एक्चुअल में सही होना चाहिए ना। ये जो 15 है ये भी क्या होगा, इसका पार्ट होगा या इसका पार्ट होगा, ये बताओ क्यों, ये जो 15 है ये इसका पार्ट होगा या इसका पार्ट होगा, अगर हम लोग इसको इसको 0 कर देंगे तो ये वैल्यू इसमें जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए, है क्यों, एक नेगेटिव है, ये हम लोग एक्चुअल के बेस पे बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में टोटल एक्चुअल पॉजिटिव कितना है, कि एक्चुअल में जो हमने बोल रहे थे कि पॉजिटिव, तो ऐसे पॉजिटिव कितने हैं टोटल, टोटल एक्चुअल में 20 पॉजिटिव थे, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल वाला है, मतलब एक्चुअल का सिंपल मीनिंग होता है जो आपके डेटा सेट में होगा, पॉजिटिव को आप मान लो क्या, कि क्लेम मिल गया है, ठीक है, यस, यस मान लेते हैं कि एक्चुअल में यस कितना है आपके डेटा सेट में, 20 है। ठीक है, अब मशीन्स ने कितना सही बताया इसमें से, मान लो ये यस है, यस है, यस है, नो है, यस है, यस, इस तरीके से अलग अलग है। अब इसमें से मशीन ने इसको यस बोला, इसको नो बोला, यस बोला, नो, यस, यस, तो इस तरीके से मशीन ने 5 सही बताया, कि 20 में से मशीन कितना सही बता रहा है, 5 सही बता रहा है, लेकिन टोटल सही कितना था, सिर्फ मतलब यस कितना था, 20 था। तो ये हमारा क्या रहता है कि इसके बेस पे रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में मशीन कितना बता रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव, मशीन भी सही बता रहा है और पॉजिटिव है टोटल, कि एक्चुअल में पॉजिटिव कितना था, एक्चुअल में पॉजिटिव कितना था, तो ये ट्रू पॉजिटिव का प्लस क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया, तो ट्रू पॉजिटिव 5 था और नीचे कितना है, तो 20, तो ये इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू घटाने बढ़ाने पे ये वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लो, तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है 15 है, अब किसी तरीके से मैंने इसको 10 कर दिया, तो जो 5 था वो कहाँ चला जाएगा, नीतीश, यहाँ पे 15 है, अगर मैंने क्या किया किसी तरीके से 5 और सही किए, डेटा क्या किया हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके, तो ये 5 वाला वैल्यू कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, टीपी पे जाएगा, तो ये वैल्यू कितना जाएगा, 10, पहले टीपी कितना था, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 10 हो जाएगी, 0.5 हो गया। अब इसमें जो होगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या होगा, डिवाइड पर 20 पहले से था तो 20 ही रहेगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा, तो ये दिख रहा है। अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो एक्यूरेसी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मान लो फिर मैंने क्या किया, किसी भी तरीके से इसको रिड्यूस कर लिया, कि जहां पे 10 था अब क्या हो गया, ये 5 हो गया, अब क्या आएगा एक्यूरेसी इस वाले में, कि पहले क्या था, इसमें चला जाएगा 15 और इसमें होगा 5, तो क्या हो जाएगा कि 15 डिवाइडेड बाय 20 ये आएगा 75। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, कि इस वाले वैल्यू को अगर आप रिड्यूस करते हो तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यही हमारा क्या होता है, रिकॉल होता है। और रिकॉल क्या होता है, कि अगर आपको एक्चुअली टाइप टू एरर पे काम करना है तो रिकॉल पे देखोगे, अगर रिकॉल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ये टाइप टू एरर कम होगा। कैसे पता चल रहा है, तो जैसे हमने किया एज इट इज वहां पे भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप टू एरर, कि अगर आपका टाइप टू एरर पे ज्यादा फोकस करना है तो किसकी एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करोगे, तो रिकॉल की फॉर्मूला पे देखोगे। ये समझ में आया? क्यों देखेंगे, क्योंकि हम क्या करें, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस मतलब क्या होगा, कि आप इसको क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, या तो इसको इंक्रीज कर लो या तो इसको डिक्रीज कर लो।
तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें इसको इंक्रीज करना रहेगा। ये इंक्रीज कैसे होगा, ये इंक्रीज होगा जब ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, रिकॉल। और रिकॉल रहता है एक्चुअल के बेस पे। ठीक है, जब आप टाइप 2 एरर पे काम करो। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है एंड देन उसके बेस पे मुझे किसकी एक्यूरेसी देखनी होगी, तो ये टोटल ना देख के हम ये वाला देखोगे। ठीक है, और ये एक्यूरेसी क्या है, एकदम लो है। मतलब आप यहाँ पे ये बिजनेस फेल हो जाएगा, जैसे हेल्थ सेक्टर, कि हेल्थ सेक्टर में ये एक्यूरेसी नहीं चलेगी। ठीक है, फिर हमारे पास इस पे होता है। अब इसमें भी सेम तरीके से काम करोगे। ये समझ में आया रिकॉल का कॉन्सेप्ट। रिकॉल बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास एक्चुअल पे होता है और जो टोटल एक्चुअल होता है उसके बीच का जो रेशियो रहेगा वही हमारा रिकॉल रहेगा, और उसको मतलब टाइप 1 एरर रिड्यूस करने के लिए देखते हैं उसको। ठीक है, टाइप 2 सॉरी, टाइप 2 के बेस पे देखेंगे। अब इसका सिंपली ये वैल्यू होगा कि मान लो आप क्या कर रहे हो, इस एरर के बेस पे बात करना चाहते हो। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये लोन मिलेगा और ये लोन नहीं मिलेगा। तो नहीं के बेस पे बात करना चाह रहे थे, तो हमारे पास क्या था कि ट्रू पॉजिटिव, और ट्रू पॉजिटिव तरीके से ली जाएगा, इसका ली जाएगा कुछ। ठीक है, कि या तो इस तरीके से देखते हैं या तो इस तरीके से देखते हैं। ये तो हमारा क्या है, रियल केस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी इस केस को देखें, क्योंकि मशीन्स के बेस पे ही बात करना है, एक्चुअल के बेस पे नहीं। तो हमारा क्या है कि एक्चुअल में कितना सही बताया। ठीक है, एंड देन सेकंड क्या हमारे पास, एक्चुअल में जो सही बता रहा है प्लस जो मशीन गलत बता रहा है। मतलब मशीन ने टोटल कितना सही बताया वो बताओ। तो मशीन ने टोटल कितना सही बताया बता सकते हो, ये प्लस ये, है ना। और एक्चुअल में कितना सही है मशीन के थ्रू, 5 ही सही है ना। कि उसने बताया कि 15 सही है, लेकिन इसमें से मशीन का कितना आंसर सही है, तो 5 सही है और 10 गलत। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, आपको सेम चीज दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला के बेस पे काम कर सकते हैं कि ट्रू पॉजिटिव 5 है और हमारे पास क्या है, टोटल कितना है पॉजिटिव में, तो 50। तो कितना आएगा 1/3, मतलब 0.3। अब मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो अगर ये रिड्यूस होगा तो किधर जाएगा। मान लो मशीन ने क्या किया, ये 15 क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो या तो गलत बताएगा तो इधर जाएगा, सही बताएगा तो इधर जाएगा। ठीक है, अब अगर उसने क्या किया 10 आंसर सही होता है तो क्या होगा, ये 10 सही आंसर हो जाएगा और 5 गलत होता है। तो ये क्या होगा, अब उल्टा हो गया, ये हमारा 10 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, अब इसके बेस पे दोबारा क्या करो, कैलकुलेट करोगे। तो ऊपर कितना होगा 10 और नीचे as it is। तो कितना आएगा बताओ, 2/3 कितना आएगा, 63। तो ये देखा कि आप क्या कर रहे हो कि इन चीजों पे इंप्रूव करोगे, मतलब इसकी वैल्यू रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होगा ना। तो ये किसके बेस पे होगा कि जब आप देखते हो प्रिसीजन, और प्रिसीजन में क्या होगा, जब टाइप 1 एरर पे काम करना चाह रहे हो तो प्रिसीजन की एक्यूरेसी देखेंगे कि कितनी है, 33%, मतलब और काम करना पड़ेगा। ठीक है, देन हम लोग इस एक्यूरेसी पे नहीं जाते। ये क्या ओवरऑल है, ओवरऑल मतलब कि जो हमारा फाइनल होना चाहिए था, लेकिन बिजनेस यूज केस के हिसाब से हम लोग ये देखते रिकॉल सॉरी F1 स्कोर दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, प्रिसीजन और रिकॉल का क्या रहेगा, हार्मोनिक मीन रहेगा। हार्मोनिक मीन क्या रहता है कि जो भी वैल्यू होगा उसका रिवर्स कर दोगे वही उसका हार्मोनिक मीन। मतलब सिंपल है कि 1/प्रिसीजन प्लस 1/रिकॉल। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये हमारा क्या है, हार्मोनिक मीन है। ठीक है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसका यूज क्यों करते हैं हार्मोनिक मीन का, 3 तरीके का मीन हम लोगों ने देखा होगा। अगर मैथ्स जिसका होगा ना, तो एक देखा होगा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन, ये 3 होता है। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि प्लस माइनस के बेस पे सीक्वेंस समान होगा। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, रेशियो के बेस पे हमेशा समान रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये रहता है तीनों चीजें। ये समझ में आया, F1 सॉरी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन और F1 स्कोर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री में किसके बेस पे काम करना है आपको पता चल जाता है। अब सेम चीज हमने जो निकाला था रिजल्ट, उसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या कर रहा है, ये आंसर कर रहा है। इसमें भी 4 वैल्यूज, वेरिफिकेशन बैठी है कंफ्यूजिंग में।
क्लासिफिकेशन मैट्रिक और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सिंपल आपका डिफरेंस यही रहता है कि जो हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स होगा, ये दिख रहा है, पहले हमने क्या प्रिंट किया, कंफ्यूजन मैट्रिक, ये सिर्फ नंबर प्रिंट करेगा और कुछ नहीं। अगर इसके बेस पे आपको प्रिसीजन, रिकॉल और रेफरेंस स्कोर भी कैलकुलेट करके चाहिए तो हम क्या करते हैं, पूरा रिपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा और इसमें क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज इसमें रहेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। मेन यही रहता है कि आपको याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि उसमें जो फिर से बात करते थे अलग तरीके से था, रिकॉल सॉरी R2 स्कोर के बेस पे बात कर रहे थे। इसमें क्या है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उसके बेस पे अलग अलग। तो पहला जो दिख रहा है 73, मतलब क्या है, ओवरऑल है। अब आप केस के बेस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू दी, तो ये हमारा पहला केस है, वो कौन सा होगा, एक्चुअल में भी ट्रू है और मशीन ने भी ट्रू बताया है। ठीक है, तो ये क्या है 220 है, मतलब 220 सही वैल्यूज बता रहे हैं। देन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में फॉल्स होगा, मतलब एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, और मशीन ने भी फॉल्स, मतलब ये भी परफेक्ट है। तो ये क्या है, हमारा अच्छा खासा है। ये टाइप 1 एरर को पूरी तरीके से खत्म किया है। लेकिन टाइप 2 एरर क्या है, इसमें पूरा है, क्यों, क्योंकि इसमें आपके वैल्यूज देखोगे तो जीरो, मतलब एक्चुअल में भी फॉल्स होना चाहिए था, और क्या है, रियल, एक्चुअल में भी फॉल्स होना चाहिए था, प्रेडिक्टर में भी फॉल्स होना चाहिए था। ऐसा इन्होंने कोई भी वैल्यू नहीं बताया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें गलत आंसर। तो यही चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो वहां पे क्या था, एक्चुअल में ट्रू और फॉल्स के बेस पे था, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखी कि मान लो इसको आप ट्रू बोल रहे हो और इसको फॉल्स। अब यहाँ पे प्रिसीजन, प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, प्रिसीजन में क्या था, टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स, क्या आएगा, टीपी हमारा कितना था 220 प्लस 220 फॉल्स नेगेटिव, ये होगा और जीरो ये जीरो होगा तो हमारे पास 1 आएगा ना, सर एक और let's say it's a recorder business name का 50 नहीं नहीं overall है यहाँ पे उल्टा लिखा है इसलिए आपको दिख रहा है कि वहां पे हमने जो दिखाया था वो इस तरीके के बॉक्स में था, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड, और यहाँ पे ये इस तरीके से दिखा रहा है कि हमारा क्या है, फॉल्स वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये फॉल्स वाला। ठीक है, ये पहला फॉल्स वाला केस है, तो फॉल्स वाले केस में हमारे पास ये नो वाले में है और ये सब। और इसमें क्या था, एक्चुअल इधर था और प्रिडिक्टेड इधर था, तो इसी के बेस पे बात ये मानो, क्योंकि रिकॉल में देखा है 1 है, तो जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे वो रिकॉल का लगेगा, सॉरी प्रिसीजन का लगेगा, तो उसमें कितना होगा, ये वाला होगा, ये हमारा एक्चुअल से प्रिडिक्टेड। हमारे ख्याल से सीक्वेंस में कुछ गलती हुई है, एक हम उस ग्राफ को फिर से देखता हूँ, या तो ये ग्राफ उल्टा होगा जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रिडिक्टेड। तो मैं एक बार कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखिए अच्छे से, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इमेज एक्चुअल प्रिडिक्टेड, एक्चुअल प्रिडिक्टेड, एक्चुअल प्रिडिक्टेड, एक्चुअल प्रिडिक्टेड, सही है, इसमें सही है। इसमें हमें कुछ और तरीके से लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ पे जो दिखा रहा है ना एक्चुअल और इधर प्रिडिक्टेड, तो उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो हम लोग वहाँ पे फिगर के हिसाब से देख रहे हैं, इधर चला गया, ठीक है ना, तो इसमें एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बेस पे हमें दिखाना, ये हमारे पास डेटा है। अभी हम्म, 12:30 12 बज गए इसके, के चलो कोई नहीं, एक बार बस ये देख लेंगे फिर खत्म करेंगे, ठीक है।
ये हमारे पास एक्चुअल और ये प्रिडिक्टेड वाला, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 और 0 था। 1 का मतलब यस और ये नो, ठीक है। और प्रिडिक्टेड में ये क्या होगा, यस और नो 1। इसी की बेस पे क्या करोगे, ये डेटा पुट करोगे। ये एक्चुअल में भी था और ये 20 0 कितना होगा 50। अब हम क्या करें, नो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नो हमारा क्या होगा कि एक्चुअल में नो होना चाहिए, तो ये वैल्यूज इसमें अलग तरीके से। मतलब जो रिकॉल है ना, रिकॉल में ये वाला आता है ना, और रिकॉल में स्टार्टिंग में पहले रिकॉल लिखा है, तो रिकॉल से आगे करेंगे तो वो याद था। एक्चुअल में भी और प्रिडिक्टेड में भी। हाँ, तो ये सिंपल क्या कर रहा है ना, पहले y का अलग से कैलकुलेट कर रहा है और n का अलग से कैलकुलेट कर रहा है। कि n में भी क्या होगा, अलग होगा, और y में भी क्या होगा, अलग होगा प्रिसीजन। क्यों, क्योंकि n का भी क्या है, प्रिसीजन सर, और n का भी क्या है, रिकॉल है। एक एक केस का कर रहा है कि बाई इंडिविजुअल केस का कर रहा है, कैसे पता चल रहा है, तो सिंपली वहां पे हमने क्या किया था, एक एक केस कॉम्बिनेशन का निकाला था। अब इसमें क्या करा कि पहले n का लिख रहा है, n में क्या है, रिकॉल। तो रिकॉल कैसे होता था, ये इस तरीके से देते थे। कलर चेंज कर दूं, ये हमारा क्या होता था, रिकॉल, और ये हमारा होता था प्रिसीजन। तो ये सिंपली किसका बता रहा है, पहले नो के बारे में बता रहा है। तो नो वाला पहले केस चलेगा, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वाले में, प्रिसीजन वाले में। तो इसने क्या बताया, ये नो के बेस पे बताया। तो नो वाले में भी तो इसका ग्राफ अगर नो के बेस पे देखेंगे तो रिकॉल ये बनेगा। देन यस वाले में देखेंगे तो क्या बन रहा है, 0 और इसका 0, और F1 स्कोर तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा। हाँ, यहाँ पे यस नो और यस, इसकी बेस पे निकालेंगे तो होगा। कोई नहीं, तो एक बार हम क्या करेंगे ना, इसको कल एक बार अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर तो मैं एक बार क्या करूँगा, स्ट्रक्चर्स वे में लिख, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, और जो इंटरनेट में आपको इमेज मिलेगा वो अलग तरीके से मिलेगा। इंटरनेट में क्या है कि सिंपल इमेज है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। इसमें क्या है कि हर एक डेटा के लिए निकाल रहा है, यस के लिए अलग निकाल रहा है, नो के लिए अलग निकाल रहा है, थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो वो कल देख लेंगे। बाकी बाकी अब आपका काम क्या रहेगा इसका, जब हमने मॉडल फिट किया था 77 पे, इसका एक इंटरफेस बना लोगे। इंटरफेस कैसे बनेगा, स्ट्रीमलीट से। तो यूजर इनपुट भी ले लो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे नीचे इसका कोड भी हुआ हिंट के लिए, कि इनपुट में क्या होगा, मंथ ऑफ कस्टमर्स होगा, एज होगा, पॉलिसी होगा, देन ऑटो ईयर्स होंगे, एंड देन अम्ब्रेला लिमिट होगा। जैसे आप इनपुट दोगे वो क्या होगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रेडिक्ट करके बता देगा कि इसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये क्या करोगे, एक फाइनल बना के लाओगे कल, ठीक है। बाकी जो भी हमारे पास एक्यूरेसी के बेस पे होगा वो डिस्कस कर लेंगे।